हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं रॉक्स के टाइप्स के बारे में। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जाम में इन्हीं रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज तो आती ही हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फोकस एग्जाम्पल्स पे दिया जाता है जो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम मेजरली ये तो समझेंगे कि ये रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं या इनकी क्या प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि ये जो रॉक्स के एग्जांपल्स याद करने में हमें डिफिकल्टी होती है वो इस क्लास के बाद बहुत आसान हो जाने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जिसके थ्रू हम इसको याद करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल लर्न द थिंग्स इन द क्लास इटसेल्फ। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको परचम के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बता देना चाहती हूँ जो आपकी एसएससी जर्नल स्टडीज की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। फॉर दैट वी हैव द जर्नल अवेयरनेस बैच 2024, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके। इसमें आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके पीवाईक्यू सेशंस, मॉक टेस्ट एंड डाउट सॉल्विंग आपको सेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। पर अगर आपका केस ऐसा है कि मुझे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर इशू है, तो उसके लिए भी वी हैव ऑप्शन फॉर यू। आप किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स परचेज कर सकते हैं, लाइक आई एम डीलिंग एसएससी ज्योग्राफी ओवर देयर। ओके, तो ये आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास थी आज रॉक्स के ऊपर। रॉक्स देख लेते हैं सबसे पहले होती क्या है। रॉक्स यानी चट्टाने, सीधी और सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो रॉक्स आपके एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स होती है। मतलब एक चट्टान के अंदर मेरे को सिर्फ एक ही तरीके का मिनरल नहीं मिलता, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मिनरल्स मिलते हैं। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि रॉक क्या होती है, दीज आर एग्रीगेट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक या उससे ज्यादा मिनरल्स की। और उसके कॉम्बिनेशन हमें कोई डेफिनेट अमाउंट में नहीं पता होती कि कौन से मिनरल्स डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट होंगे, अनलेस एंड अनटिल हम उसके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च कंडक्ट करें। ये सारे मिनरल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और फिर ये क्या बनाते हैं, आपकी रॉक्स। ठीक है, अब स्टडी ऑफ रॉक्स को आप क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज द पेट्रोलॉजी। ओके, ये भी आसान हो गया, याद हो जाएगा। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। अब आपके पास तीन तरीके की रॉक्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि कोई चट्टान किस तरीके से बनी है। सोच के देखो, अर्थ के ऊपर ये चट्टानें आई कैसे? सबसे पहला दिमाग में यही सवाल आना चाहिए। तो इनकी फॉर्मेशन के ऊपर बेस पे तीन तरीके की रॉक्स हो सकती हैं। पहली आपकी इग्नियस रॉक्स है, दूसरी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। अगर किसी बच्चे को याद ना रहे तो इजी सी ट्रिक है इसको याद करने की, सिम है ना। सिम कार्ड होता है ना आपके पास, उससे आप याद कर सकते हो। एस से सेडिमेंट्री रॉक, आई से इग्नियस रॉक्स, एंड एम से मेटामॉर्फिक रॉक। अदरवाइज ये वैसे भी याद करना बहुत आसान है। चलिए, अब देखते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है टू रीड आउट। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूं अर्थ की, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमेंट कंपोजिशन। पर ये दो डिफरेंट चीजों की एलिमेंट कंपोजिशन है। अगर मैं कंप्लीट अर्थ की बात करूं तो अर्थ के अंदर अलग अलग तरीके के आपके एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, फ्रॉम क्रस्ट से लेके कोर तक। ठीक है, तो एक बार ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है और कौन सा एलिमेंट मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है और कौन सा मिनिमम। समझ गए ना बात? हम दो चीजों के केमिकल कंपोजिशन को देख रहे हैं। पहला अर्थ एज अ होल, एंड अनदर सिर्फ क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं। तो चलिए, अर्थ एज अ होल का केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं। आप पीडीएफ में इसको पीडीएफ से इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अर्थ एज अ होल की, तो अर्थ जैसे ही बात दिमाग ध्यान में आए तो आप अर्थ को कोरिलेट कर लो एप्पल से। किससे कोरिलेट करोगे? एप्पल जैसी दिखती है अर्थ, है ना, स्फीयर स्फीयर। तो एप्पल का आप मुझे बताओ, एप्पल जो आपकी एक कंपनी है मोबाइल फोन्स की, उसका जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हो आप? iOS। दिस इज योर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ एप्पल ना। तो जो अर्थ के अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो उसके अंदर भी मैक्सिमम जो है वो iOS ही है एलिमेंट। आई से आपका आयरन, सेकंड नंबर पे ओ से ऑक्सीजन,
SA और सिलिकॉन। ट्रिक इजी थी, होपफुली समझ आ गई होगी। मैंने क्या बोला, अर्थ के अंदर मैक्सिमम आपका आयरन प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे आपका सिलिकॉन। ये बात कर रही हूं मैं अर्थ एज अ होल की, यानी कि क्रस्ट से लेके कोर तक अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा आपका आयरन प्रेजेंट है, देन ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन, जिसकी कंपोजिशन आपको इस पाई चार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट की, मैं अर्थ एज अ होल की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ क्रस्ट ओनली, तो उसके अंदर सिनेरियो आपका चेंज हो जाता है। उसके अंदर जो आपका मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन, एंड सेकेंड नंबर पे आपका है सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे आपके पास एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, एंड फोर्थ नंबर पे अर्थ क्रस्ट में क्या मैक्सिमम प्रेजेंट होता है आपका आयरन। यानी कि जो आयरन अर्थ एज अ होल में फर्स्ट नंबर पे था वो क्रस्ट के में किस पे चला गया, फोर्थ पोजीशन पे चला गया है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसके तो ट्रिक हमने याद कर ली कि भाई अर्थ को, जब अर्थ की केमिकल कंपोजिशन की बात करनी है तो हमने अर्थ को एप्पल से कोरिलेट करना है। एप्पल फोन का आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, उससे हमने ट्रिक याद कर ली, आई से आयरन, ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकॉन। बट अगर मैं अर्थ क्रस्ट की याद करना चाहूँ तो वो मैं कैसे याद करूंगी, इसके लिए भी आई हैव अ ट्रिक फॉर यू। जब इंसान क्रस्ट पे आ जाता है, मतलब धरती के धरातल पे ऊपर की तरफ आ जाता है ना, तो भगवान वगैरह को थोड़ा बहुत याद करेगा, तो एक कॉमन गॉड जिसको वो याद करता है वो है साई। साई भगवान नहीं होते, साई बाबा जिसको बोलते हैं ना, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, वो बोलता है ओ साई, है ना, ओ साईनाथ, ये गाना भी है, राइट है ना, ओ साईनाथ, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ओ से आप याद करेंगे ऑक्सीजन आपका मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, एस से आप याद करेंगे सिलिकॉन, ए से आप याद करेंगे एल्यूमिनियम, एंड आई से आप याद करेंगे आयरन, और ये इसी कंपोजिशन में मैक्सिमम प्रेजेंट, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरे पे सिलिकॉन, तीसरे पे एल्यूमिनियम एंड फोर्थ पे आयरन। होपफुली ये याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या गलती नहीं करके आनी है, आपको ये देखना है कि आपसे कंपोजिशन किसकी पूछी गई है, अर्थ क्रस्ट की पूछी गई है कंपोजिशन आपसे, या फिर आपसे कंपोजिशन अर्थ एज अ होल की पूछी गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रॉक्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी। मतलब क्या है इस बात का, देखिए मैंने बोला था आपकी ये चट्टान है, एक रॉक है, उसके अंदर आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि रॉक के अंदर सिर्फ एक सिंगल मिनरल तो प्रेजेंट होता नहीं है। तो अब मान लीजिए किसी रॉक के अंदर दो मिनरल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि सिलिकॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसी रॉक को मैंने क्या नाम दे देना है, फेल्डस्पार। क्या नाम देना है, फेल्ड स्पार, जिसके अंदर सिलिकॉन बहुत ज्यादा हो और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो। ऐसी रॉक्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिर्फ सिलिकॉन है, ऐसी रॉक्स को मैं क्या बोलूंगी, क्वार्ट्ज। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वार्ट्ज के अंदर कोई और, क्वार्ट्ज वाली रॉक के अंदर कोई और आपका मिनरल प्रेजेंट नहीं होता, होता है, बट मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अर्थ क्रस्ट के अंदर दो तरीके के, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इससे हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अर्थ के अंदर आपका कौन सी रॉक्स अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which kind of rocks are present in the maximum amount on the earth crust, तो these are the feldspar और the क्वार्ट्ज। और आपसे अगर वैसे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की उसमें पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं कि ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसका आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं बाकी और कुछ नाम है, जैसे कि आपका नाम है पायरोक्सिन, है ना, तो पायरोक्सिन, अब पायरोक्सिन के लिए आप ये याद करेंगे, अब जो ये बाकी है ना आपके एलिमेंट, जितने भी आपके, मैंने ग्रुप ऑफ रॉक्स की बात करूंगी, पायरोक्सिन हुआ, एम्फीबोली हुआ, माइका हुआ, और ये आपका ओलिवाइन हुआ, है ना, तो इन सब के अंदर जो कॉमन एलिमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है वो आपका सिलिका तो है ही, ठीक है, तो सिलिकॉन तो इनके अंदर भी था, बट इनके अंदर ऑक्सीजन की बजाय आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस ये आयरन और सिलिकॉन के लिए ही मैंने आपका वर्ड लिखा है फीस, FES, है ना, FE से आपका क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, और S से आपका क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा पायरोक्सिन के अंदर आपका कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है, इससे इसको हम याद कर सकते हैं CAM, तो कैम्फीस हो जाएगा। इसी तरीके से एम्फीबोला के अंदर आपका क्या होता है, एम्फीबोला के अंदर भी सेम कॉन्स्टिट्यूएंट आपके प्रेजेंट होते हैं,
माइका के अंदर आपका पोटाशियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पोटाशियम प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ योर कैल्शियम। और ऑलिवाइन के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका प्रेजेंट होता है। ये वैसे बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, दे विल नॉट आस्क यू, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इन रॉक्स के नाम, ये जो मैंने ग्रुप ऑफ रॉक्स लिखे हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये विच काइंड ऑफ मिनरल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे हमें फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज का हमने पता किया। चलिए, अब आता है हमारे आज की क्लास के मेन मुद्दे के ऊपर, जो था आपका इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनी, या फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी। तो जो सबसे पहले हम जिस रॉक की बात करने वाले हैं वो है आपकी इग्नियस रॉक्स। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था क्लास के शुरू में कि आपको दिमाग में ये नहीं आता कि आखिरकार ये रॉक्स बनी कैसे, ये अर्थ सरफेस पे आई कैसे, है ना? ये चट्टानें बनी कैसे हैं, इतने सारे मिनरल्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना के रह कैसे रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब अर्थ के बिलो बहुत ज्यादा मेंटल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट। अब क्या होगा, उसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। वॉल्केनिक इरप्शन होंगे यानी कि ज्वालामुखी का फटना, अर्थ के सरफेस से कोई ना कोई एक ओपनिंग खुल जाना, और जो भी अर्थ के मेंटल में आपका मैग्मा प्रेजेंट था उसका धरती पे आ जाना। अब मैग्मा जब धरती पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है इस फोटो के अंदर, है ना? तो जैसे ही मैग्मा आपका धरती के ऊपर आता है, वो क्या करता है, अपने साइड में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साइड में सेटल करता जाएगा। अगर वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साइड में सेटल करेगा तो इस मैग्मा के अंदर क्या थे, बहुत सारे मिनरल्स ही तो प्रेजेंट थे। अब कुछ टाइम बाद जब ये लावा, ज्वालामुखी जो भी आपका है, ये फटना बंद होगा, यानी कि इसके अंदर से मैग्मा बाहर आना बंद होगा, उसके बाद होगा क्या, ये सारा का सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। और कूल डाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और यही जो कूल्ड और सॉलिडिफाइड मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया, जिसको हम लावा बोलते हैं, उसी से तो आपकी क्या बनी, रॉक्स बनी। ठीक है, तो ऐसी रॉक्स जो डायरेक्टली वॉल्केनिक इरप्शन से बन रही हैं, लावा के, मैग्मा के सरफेस पे आने से, यानी कि लावा से बन रही है, उन रॉक्स को हम कौन सी रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। तो सबसे पहली रॉक्स ये नहीं हुई प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि इससे पहले तो रॉक्स थी ही नहीं ना अर्थ के सरफेस पे, वॉल्केनो के इरप्शन होने से ही ये रॉक्स बनी, इसीलिए इन रॉक्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। दूसरा कारण ये है कि इन्हीं रॉक्स से आपकी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन जाएंगी, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनी है, बाय द सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द लावा। लावा जब सॉलिडिफाई हो गया, लावा सॉलिडिफाई कब होगा, जब वो कूल डाउन हो जाएगा, तब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगर आपकी स्लो कूलिंग होती है लावा की, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, बहुत लार्ज आपके ग्रेन्स, मतलब अलग अलग ग्रेन साइज बनता है आपका रॉक्स का। वो किस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपका लावा ठंडा हुआ या फिर कितना उसने टाइम लिया। ठीक है, अगर सडन कूलिंग हो जाएगी तो छोटे छोटे ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक्स के, ये हम बाद में देखेंगे। अब दूसरा सवाल आपसे इग्नियस रॉक्स से पूछा जा सकता है कि क्या इग्नियस रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर कोई प्लांट था, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई एनिमल था, तो क्या आपको उसकी रेमिनेंट्स, यानी कि उसके बचे हुए अंग आपको देखने को मिलेंगे इन रॉक्स के अंदर। हमें बहुत बार रॉक्स के अंदर क्या मिलती है, कुछ हड्डियां वगैरह मिलती हैं, कुछ प्लांट्स के डिकेड कुछ चीजें मिलती है ना, हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो लेकिन इन रॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, हमें इन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ये लावा निकलेगा, कितना हॉट होता है ये लावा, तो इसमें तो जितना कुछ भी होगा आपका वो जल के राख हो जाएगा, तो हमें इसके अंदर कोई भी फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पेंडिंग रहता है इसके एग्जाम्पल्स को याद करना, विच आई विल डेफिनेटली मेक यू लर्न देम। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ इग्नियस रॉक्स के। एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी, फिर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक है आपको याद करने की इग्नियस रॉक्स को। अगर आपने सुना होगा, एक बुक आई थी एपीजे अब्दुल कलाम की, इग्नाइटेड माइंड्स, विच वन, इग्नाइटेड माइंड्स, नाम देख लीजिए, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, तो इग्नाइटेड से आपको लग रहा होगा आई से ही इग्नियस, और आई से ही आपका इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स के अंदर जो एपीजे अब्दुल कलाम ने यूथ को क्या करा था, इंस्पायर किया था इस बुक में, अपनी खुद की जर्नी बता के लाइफ की, कि यूथ को इंडिया को ऐसा ऐसा फ्रेम करना चाहिए, ऐसी इंडिया होनी चाहिए, है ना। तो उससे रिलेटेड ये बुक है, तो आप ये समझ सकते हैं यूथ को इंस्पायर करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने बुक लिखी थी। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे, इग्नाइटेड से आप याद रखेंगे, आई से ही इग्नाइटेड हो गया, और आई से ही आपकी इग्नियस रॉक्स हो गई। ठीक है, इग्नाइटेड,
है ना? तो इससे मैं ITED, है ना? तो इससे मैं आपको क्या रख सकती हूँ, ग्रेनाइट याद रख सकती हूँ। इग्नाइटेड एंड ग्रेनाइट सेम सेम साउंड करता है। तो आप पहला वर्ड आप इसी से याद रखेंगे, इग्नाइटेड माइंड से आप वर्ड याद रखेंगे ग्रेनाइट, ठीक है। अब ये बुक आई थी टू इंस्पायर द यूथ, बट मोस्टली क्या होता है, बाकी यूथ इंस्पायर नहीं होते, एक पंजाबी लड़का इंस्पायर हो जाता है, आपको ये ध्यान में रखनी है ना? तो पंजाबी लड़का सिर्फ इस बुक को पढ़ के इंस्पायर होता है, बाकी कोई यूथ इंस्पायर नहीं हुआ। जस्ट वी आर अज्यूमिंग इट, ठीक है। अब अब दिमाग में कुछ क्रिएट करेंगे, पंजाबी लड़का कोई होगा यंग सा, तो उसकी क्या ट्रेड्स होंगे। तो पंजाब में अगर कोई यंग सा लड़का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गबरू बोलते हैं ना, गबरू जवान काइंड ऑफ। तो पहला वर्ड आप याद रखोगे गबरू, ठीक है। दूसरा यार, अगर कोई भी पंजाबी, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं इसे लेबल नहीं करी, कोई भी मैं आपको ट्रिक बताऊं उसको पर्सनली कोई भी नहीं लेगा। ऑल दीज आर दी फन ट्रिक्स टू मेक यू लर्न थिंग्स, नथिंग पर्सनल कमेंट ऑन एनी कम्युनिटी एंड एनीथिंग और एनीबॉडी, ठीक है। तो हमने याद किया कि मान लो कि पंजाबी एक यूथ से इंस्पायर होता है, तो पंजाबी लड़के को हम गबरू बोलते हैं, तो गबरू हमें याद करना है, ठीक है। वो लोग बहुत पैग वगैरह लगाते हैं, लाइक शॉर्ट्स, है ना? तो पैग लगा लिया, और इतने पैग लगा लेता है वो कि भाई वो ब्लास्ट हो जाता है। किसकी तरह ब्लास्ट हो जाता है? वोल्केनो की तरह ब्लास्ट हो जाता है। उसको लगता है कि वो बहुत टफ सा बंदा है, बट अल्टीमेटली वो इतने सारे पैग लगा के ब्लास्ट हो जाता है वोल्केनो की तरह। ये एक कहानी हमने याद कर ली। दूसरा, पंजाबी लोग क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, पाँव छूते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं कि प्रणाम करना या पाँव छूना, बट पंजाबी में बोलते हैं पैरी हथ लगाना, है ना? तो पैरी हथ लगाना है, तो ये याद करना है आपको कि वो पैरों के हाथ लगाना, ठीक है। अगर कोई पैरों के हाथ लगा रहा है तो वो क्या शो कर रहा है कि भाई बंदा ओबीडिएंट है ना? तो ये आपको याद करना है। दूसरे, पंजाबी लोग अपने आप को बहुत मस्त सा समझते हैं। मस्त के लिए एक टर्म और भी यूज की जाती है, एनडी, है ना? तो एनडी आप याद कर सकते हो। दूसरा, पंजाबी पीपल्स यूज टू शो ऑफ अ लॉट, मोर फ्यू ऑफ देम, है ना? तो वो पुमा का ब्रांड पहनता है और डीओ लगाता है। तो ये सारी आपने कहानी याद कर ली, एक बार के लिए समझ लिया कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखी, इग्नाइटेड माइंड्स। वो इग्नाइटेड माइंड से हमने याद करना है ग्रेनाइट। वो थी यूथ को इंस्पायर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पंजाबी लड़का इंस्पायर होता है। पंजाबी लड़का मीन्स गबरू। वो बहुत पैग लगाता है, तो पहला वर्ड मैंने पैग याद कर लिया। वो पैग बहुत ज्यादा ये सोच के लगा लेता है कि वो टफ है, बट अल्टीमेटली वो ब्लास्ट हो जाता है वॉल्केनो की तरह, ठीक है। दूसरा, इस पंजाबी लड़के का ट्रेट क्या है, इस गबरू का ट्रेट क्या है कि ये पैरी हथ लगाता है, पाँव छूना, इस पैरी हथ लगाना। तो ये इसका ऑबिडेंट ट्रेट शो करता है। तीसरा ये है कि ये बहुत मस्त रहता है, तो एनडी रहता है। एंड फोर्थ थिंग, ये शो ऑफ बहुत करता है। उससे शो ऑफ कैसे किया इसने, अपनी प्यूमा की जो ब्रांड की टी शर्ट है वो पहन के और डीओ लगा के। क्लियर? अब देखते हैं इससे आप कैसे इग्नियस रॉक सारी की सारी याद कर सकते हैं इसी स्टोरी लाइन से। चलिए, तो जो मैंने पहला बताया था आपको कि भाई आपका इग्नाइटेड से आप याद करेंगे ग्रेनाइट, ठीक है। अब युद्ध से मैंने आपको बोला था गबरू समझता है अपने आप को, क्या समझता है, मतलब ये लड़का कौन हो जाएगा, गबरू बोलते हैं हम पंजाबी बॉय को। तो इससे आप याद करोगे रॉक का नाम गैब्रो, गबरू, गैब्रो। बहुत ज्यादा पैग लगाता है, तो इससे आप रॉक का नाम याद करोगे पैगमीटाइट, ठीक है। और ये अपने आप को पैग इसलिए बहुत ज्यादा लगा लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टफ समझता है, तो टफ इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ रॉक, ठीक है। और बहुत ज्यादा पैग लगा के अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ब्लास्ट। तो ब्लास्ट से आप याद कर सकते हो बेसॉल्ट रॉक, ठीक है। ब्लास्ट किसकी तरह होता है, वोल्केनो की तरह। तो इससे आप याद कर सकते हो वोल्केनिक ब्रासिका, ठीक है। उसके बाद पैरी हथ लगाना मैंने बात बोली थी, है ना, कि पैरी हथ लगाता है ये गबरू। तो पैरी हथ से आप याद कर सकते हो पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा ऑबिडेंट है, तो इससे आप याद कर सकते हो ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन। आप ऑबिडेंट भी यूज कर सकते हो इसके लिए वर्ड, और ये भी यूज कर सकते हो कि भाई ये बहुत बहुत ज्यादा बंदे ऑब्सेस्ड होते हैं किसी भी चीज को लेके, है ना। तो ऑबिडियंट या फिर ऑब्सेस्ड से आप याद कर सकते हो आपका जो टर्म है ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन रॉक को याद कर सकते हो। एनडी मस्त थे बहुत, है ना, तो इससे आप रॉक का नाम याद कर सकते हो एंडीसाइट। शो ऑफ करते थे तो प्यूमा की ब्रांड की टी शर्ट पहनते थे, उससे आप याद कर सकते हो प्यूमाइस। दिस इज अगेन अ नेम ऑफ इग्नियस रॉक। डीओ से आप याद कर सकते हो डियोराइट। होपफुली ये ट्रिक बहुत अच्छी थी और आपको इससे सारी की सारी इग्नियस रॉक्स के नाम याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको अभी के अभी देखो, ये पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। आपने कहानी सुन ली है। चलिए,
तो हमने ये कर लिया। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखा भी चुकी हूँ। प्यूमाइस को हमने याद करा था पूमा की शर्ट से, ऑब्सीडियन को हमने याद करा था कि भाई वो बहुत ओबीडिएंट है, एंडीसाइट को हमने याद करा था कि भाई एंडी मस्त समझता है अपने आप को, बेसाल्ट को हमने याद किया था ब्लास्ट से, पेरिडोटाइट को हमने याद किया था पैरी हथ लगाने से, गैब्रू को हमने याद किया था कि भाई गबरू समझता है, डियोराइट को हमने याद करा था कि डियो लगाता है, ग्रेनाइट को हमने याद किया था इग्नाइट से। ठीक है, इसी तरीके से आपको पहले भी कुछ नाम दे रखे हैं। ग्रेनाइट बता चुकी हूँ, गैब्रो हमने याद किया था गबरू से, पैगमेटाइट पैग लगाने से, बेसाल्ट ब्लास्ट हो जाने से, वोल्केनिक ब्रासिका हमने याद किया था कि किस तरीके से वो वोल्केनो की तरह ब्लास्ट हो जाता है, एंड टफ हमने याद किया था कि बहुत ज्यादा पैग इसलिए लगा लेते हैं कि खुद को बहुत टफ समझता है। चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आते हैं। अब हमारे पास ये है कि इग्नियस रॉक्स जो भी आपकी थी, एक सेकेंड, हाँ, तो जो आपके पास इग्नियस रॉक्स हैं ये दो तरीके की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी लोकेशन क्या है। अगर आपकी लोकेशन विद इन द अर्थ है तो उसके बेसिस पे, या फिर आउटसाइड द अर्थ है, कहाँ आपकी इग्नियस रॉक्स बन रही है, कि क्या अर्थ क्रस्ट के बिलो बन रही है या अर्थ क्रस्ट के ऊपर आपकी इग्नियस रॉक्स बन रही है, उसके बेस पे आपकी दो तरीके की रॉक्स हो सकती हैं। वन इज योर इंट्रूसिव रॉक एंड अनदर इज योर एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, ये वाला जो आप स्लाइड है इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लीजिएगा, ताकि कि आपको ये वर्ड्स इजीली विजिबल हो सके। अगर मैं इसको कंप्लीटली जूम आउट करूंगी तो ये कुछ मेरे पीछे हाइड हो जाएंगे, तो फॉर अवॉइडिंग दैट मैंने आपको ये थोड़ा स्क्रीन को स्मॉल किया है। यू कैन जूम आउट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ, लेकिन दूसरे टाइप की रॉक्स आपकी, पहले तो मैंने बोला कि लोकेशन के बेस पे आपकी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हो सकती है। एक्सट्रूसिव मतलब जैसे आपका ये मैग्मा है ना, तो मैग्मा अगर मान लो आपका बाहर आने से पहले अंदर ही कहीं पे सॉलिडिफाई हो जाए, बाहर तक पहुंच ही ना पाए, तो ऐसी जो रॉक्स बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, इंट्रूसिव। इन मतलब इनसाइड, इंट्रूसिव इनसाइड बनी है। लेकिन आपका अगर मैग्मा क्या हो जाए, बाहर आ जाए और अर्थ के सरफेस पे आके रॉक्स बनाए, तो ऐसी रॉक्स को क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव, मतलब कि एक्सटर्नल रॉक्स हैं, बाहर बनी है। ठीक है, समझ गए अब हम बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरीके की रॉक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका क्या मटेरियल उसके अंदर है, इग्नियस रॉक्स के अंदर। अगर आपके इग्नियस रॉक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड रेडिकल यानी कि सिलिकॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसके बेस पे आपकी रॉक्स को डिवाइड किया गया है एसिडिक रॉक एंड बेसाल्टिक रॉक। एसिडिक रॉक वो होंगी जिनके अंदर सिलिका का कंटेंट 80% हो, बेसिक रॉक वो होंगी जिनके अंदर सिलिका सिर्फ 40% तक ही प्रेजेंट हो। जब सिलिका आपका प्रेजेंट होता है ज्यादा अमाउंट में, जिस भी मैग्मा के अंदर आपका सिलिका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो बहुत जल्दी फास्टली वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। अगर कोई भी मैग्मा बाहर निकला और जल्दी ही कूल हो गया, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, वो बहुत ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा ना। अगर वो बहुत ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं करेगा तो उसी जगह इकट्ठा होके क्या बना देगा, आपके हाई माउंटेन्स बना देगा। तो जो एसिडिक रॉक्स होती हैं वो आपकी हाई माउंटेन्स को फॉर्म करेंगी, एसिडिक आपका लावा। ठीक है, जबकि जो बेसिक लावा होता है उसके अंदर सिलिका का कंटेंट बहुत कम था, तो वो इसलिए वो जल्दी से कूल नहीं होता। ये सिलिका की प्रॉपर्टी, वो जल्दी से कूल नहीं होगा। अगर वो जल्दी से कूल नहीं होगा तो वो दूर तक फैल जाएगा, और दूर तक फैल जाएगा तो वो प्लेट्यूज या प्लेन्स की फॉर्मेशन करेगा, वो आपके माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर ये बात। अब दूसरी बात ये है कि जो बेसिक रॉक्स के अंदर, जिनके अंदर सिलिका कम प्रेजेंट होगा, जैसे यानी कि बेसिक रॉक्स, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है, और अगर वो हार्ड नहीं होगी तो जल्दी से क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, इसीलिए इजी वेदरिंग होती है। जबकि आपकी एसिडिक रॉक्स क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और वो बहुत जल्दी से टूटती नहीं है। ठीक है, ये आपके कुछ एसिडिक रॉक्स के एग्जांपल है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपार। जबकि आपके बेसिक रॉक्स एग्जांपल है बेसाल्ट, गैब्रो एंड जियोलाइट। चलिए अब देख लेते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का क्या मतलब है, रॉक साइकिल का मतलब है जैसे आपकी इग्नियस रॉक्स थी, ठीक है, ये कैसे बनी, आपके अर्थ क्रस्ट से जितना भी मैग्मा बाहर आया है ना, आपका लावा बाहर आया, उससे आपकी इग्नियस रॉक्स बन गई। अब क्या होगा, यहाँ पे हवाएं भी चल रही हैं, पानी का भी एक्शन होगा, कहीं ना कहीं से रिवर बह रही होगी कोई ना कोई, है ना। तो बहुत सारे फिनोमिना अर्थ के ऊपर एक्सटर्नली एक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इसके। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वेदरिंग हो जाना, यानी कि किसी भी चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। हीटिंग, क्योंकि क्या होता है, आपका कूलिंग होगी, फिर से हीटिंग होगी, कूलिंग होगी, हीटिंग होगी, इस तरीके से आपकी रॉक टुकड़ों में टूट जाती है, वेदरिंग हो जाती है उसके अंदर। तो टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में जब वो टूटेगी तो कहीं जाके सेटल होगी। ठीक है, अब मान लो एक लेयर अब बन गई, दूसरी लेयर उसके बाद बन गई, फिर तीसरी लेयर फिर से किसी और मटेरियल की बन गई, फोर्थ किसी और मटेरियल की बन गई। तो इस तरीके से जब डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं इन टूटे हुए टुकड़ों से, तो ऐसी रॉक्स को क्या बोल देते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक्स।
ठीक है? और ऐसी रॉक के जो भी रास्ते में पेड़-पौधे, जो भी एनिमल्स जो भी पड़ आते हैं ना, वो भी इसके अंदर ही दब जाते हैं। तो इसके अंदर अगर दब जाएँगे तो वो क्या उसके अंदर क्या प्रेज़ेंट होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपके फॉसिल्स प्रेज़ेंट होंगे। अब तीसरी तरीके की रॉक्स, तो हमने इग्नियस रॉक से क्या बना दी सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके टुकड़ों से हमने सेडिमेंट्री रॉक्स बना दी। अब क्या होता है इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों में से किसी भी तरीके की रॉक के ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर लग जाए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। मान लो कोई सब्सटेंस था ए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा तो वो A1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई सब्सटेंस था बी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा, वो B1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसकी ओरिजिनल से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाना बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर होने की वजह से। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मॉर्फोसिस हो गया, चेंज हो गया उसकी प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया इग्नियस रॉक से हमने सेडिमेंट्री रॉक्स बना ली। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, और सेडिमेंट्री और इग्नियस से मैंने मेटामॉर्फिक रॉक्स बना ली, और मेटामॉर्फिक रॉक से आपकी अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर भी तो वेदरिंग हो सकती है ना। मान लो कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक बन गई आपकी B1, है ना, जैसे मैंने बोला था। तो अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनी है तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके ऊपर भी एयर का एक्शन होगा, उसमें भी वेदरिंग होगी, उसके भी कण ऐसे ऐसे लेयर्स की फॉर्म में सेटल हो सकते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बना सकते हैं। तो यही है हमारी साइकिल, इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। जब एक तरीके की रॉक से दूसरे तरीके की आपकी रॉक्स बन जाए, इसी को बोलते हैं आपकी रॉक साइकिल। और जो सबसे इनिशियल रॉक इन सब के लिए चाहिए होती है वो कौन सी है, इग्नियस रॉक, ये पूरी साइकिल को चलाने के लिए। इसीलिए इग्नियस रॉक को क्या बोलते थे आप, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये मैग्मा आया, ये आपकी इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, इग्नियस रॉक से क्या हो जाएगा, वेदरिंग और इरोजन होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा बन के क्या बना देगी सेडिमेंट्री रॉक्स। जितने भी सेडिमेंट है कण है वो ट्रांसपोर्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बना देंगे। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर या फिर इग्नियस रॉक के अंदर जब बहुत ज्यादा आपका हाई टेम्परेचर या प्रेशर लगता है तो उससे क्या बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है, इसी को बोलते हैं आपकी रॉक साइकिल। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी सेकंड काइंड ऑफ रॉक्स विच इज योर सेडिमेंट्री रॉक। तो हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनने वाली है। सेडिमेंट्री रॉक्स देखो, अब पहली बात तो आप ये डायग्राम देखो आपकी जो स्क्रीन पे अवेलेबल है, इसमें ये देखो ये लेयर लेयर सी दिख रही है आपको। ये लेयर लेयर डिफरेंट कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि ये विद द टाइम डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनी है। तो जो ऐसी लेयर ऐसी रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। जो लेयर की फॉर्म में है इनको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होना। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन, यानी कि मटेरियल के डिपोजिशन को, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल को आप क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन कौन सी टाइप के रॉक्स के अंदर होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है। ये इसमें क्या होगा आपका डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, जो भी आपके फ्रेगमेंट्स टूट के आते हैं बाकी काइंड ऑफ रॉक से वो डिपोजिट हो जाते हैं, इस तरीके से आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो ये आपकी क्या हो सकती है इग्नियस, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से किसी से भी बन सकता है। एक सेडिमेंट्री रॉक दूसरी सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है, क्योंकि दूसरी सेडिमेंट्री रॉक भी तो टूट के क्या उसके कण भी तो क्या हो सकता है अलग लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्ट्रेटिफाइड हो जाएंगी। मैक्सिमम अमाउंट के अंदर 75% ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको क्या प्रेजेंट होती है, यही सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। और अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बोलूं तो 5% आपके क्रस्ट के अंदर यही आपको देखने को मिलती है। चलिए अब इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपकी बनी है वो तीन तरीके के बेसिस पे बन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन तीन तरीके की हो सकती है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होंगी आपके अंदर आपके पास, तो उसके वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसके अंदर प्रेशर की वजह से बनी होंगी। जबकि जो आपकी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होंगी इसके अंदर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसी रॉक्स के अंदर। ठीक है, और केमिकली फॉर्म्ड यानी कि केमिकल्स की वजह से बनी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। बट अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक ऐसा एग्जांपल जो तीनों के अंदर कॉमन है सेडिमेंट्री रॉक का, तो लाइमस्टोन आपका मैकेनिकली भी फॉर्म हो सकती है, आपकी ऑर्गेनिकली भी फॉर्म्ड हो सकती है और केमिकली भी फॉर्म हो सकती है। क्लियर? अब ट्रिक देख लेते हैं कि सेडिमेंट्री सारी रॉक्स को कैसे याद करेंगे, है ना। हमने हमारी क्लास इंपॉर्टेंटली इसी के ऊपर फोकस कर रही है। तो ठीक है,
जब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात आ जाए तो मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए एक वर्ड बोला था कि भाई ये होता है आपका छोटे-छोटे कण टूट के आए, ये आपकी कोई भी रॉक थी, इसके ऊपर वेदरिंग हुई और छोटे-छोटे कण टूट के क्या बना लेते हैं, एक अलग ही रॉक की फॉर्मेशन करनी शुरू कर देते हैं लेयर के अंदर। तो आपको ये याद रखना है छोटे-छोटे कण यानी चूना जैसे, राइट? तो इससे आप याद कर सकते हैं चूना पाउडर लाइक से आप चॉक याद कर सकते हैं, चॉक भी आपका कैसा होता है? चूने जैसा ही होता है। चॉक अगर याद कर लिया तो इससे चर्ट याद कर लो, चॉक एंड चर्ट साउंड सिमिलर। ये दो याद हो गए हमें टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। पोटाश कैसे याद करोगे? ऐश जो होती है यानी राख, वो भी कैसी होती है? पाउडर जैसी, चूने जैसी। तीसरा हमने एग्जाम्पल याद कर लिया। सॉल्ट, नमक कैसा होता है? चूने जैसा सही होता है। नमक और अगर मैं आपको कुछ चूना रख दूं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। चौक का चूरा बना के रख दूं और नमक को रख दूं, यू कांट डिफरेंशिएट विदाउट टेस्टिंग देम। तो यानी कि चौक और रॉक सॉल्ट ये सारे एक ही कैटेगरी में लाए करेंगे, विच इज योर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब ये जितना भी चूना जैसा है या पाउडर जैसा है, ये सारा का सारा मटेरियल क्या होगा? बहुत हल्का होगा, लाइट होगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं हेलाइट। हेलाइट याद हो गया, ठीक है। अब कॉन्ग्लोमरेट, ये कैसे याद करोगे? कॉन्ग्लोमरेट का इंग्लिश में मतलब होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो सेडिमेंट्री रॉक्स तो किससे बनी है? बाय कंबाइनिंग स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका डोलोमाइट। अब आप ये एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? आपको कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा कंजप्शन की गई हुई मेडिसिन का नाम था डोलो, है ना? क्यों इसको इतना ज्यादा कंज्यूम किया था? बिकॉज ये बहुत जल्दी से घुल जाती थी, चूने जैसी थी, पाउडर जैसी थी, बॉडी के अंदर बहुत जल्दी से घुल जाती थी। इसको याद कर सकते हैं। तो पाउडर डोलो, है ना? डोलो जो दवाई थी वो बहुत जल्दी से घुल जाती थी, जैसे कि चौक घुल जाता है। तो ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे सेडिमेंट्री रॉक के। इसी एक बात को याद रखे, इसी एक पॉइंट को पकड़ के कि आपको याद रखना है चूना यानी कि पाउडर जैसा सा कुछ है। क्लियर? ठीक है। और एग्जांपल्स कैसे याद कर सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के? आप वर्ड याद रख लो स्टोन, ठीक है। जितनी भी रॉक्स के नाम के पीछे मोस्टली स्टोन आ रहा है वो है, जैसे कि लाइमस्टोन, आयरन स्टोन, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? आपके सेडिमेंट्री रॉक के, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कोल एंड शेल। कोल का ही एक कोल जहां पे मिलता है आपको वहां पे शेल गैस भी मिलती है, तो शेल आप उसे याद रख सकते हैं। कोल आप सेडिमेंट्री रॉक के लिए कैसे याद रखेंगे? क्योंकि आपको कोल और पेट्रोलियम के बारे में इतना पता होगा कि कोल और पेट्रोलियम बनते कैसे हैं? फॉसिल से, है ना? कि बहुत टाइम से आपके पेड़ पौधे दब जाते हैं, अगर अर्थ के ऊपर दब जाते हैं, सरफेस के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर दब जाते हैं तो वो कोल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और अगर वो आपके ओशंस में बहुत टाइम तक डिपोजिशन हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स ऑफ रॉक आ जाती हैं तो वो किसकी फॉर्म कर लेते हैं? पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इससे ये तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेडिमेंट्री रॉक कोल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। और कोल के पास कौन सी गैस मिलती है? शेल गैस। तो हम ये भी एग्जाम्पल को नहीं भूलेंगे, ठीक है। इतने याद हो गए। अब जो आपको चौथी चीज याद रखनी है, सेडिमेंट्री, है ना? तो सेडिमेंट्री एस, है ना? से नो टू ड्रग्स। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? नो कोकेन, है ना? कोकानिया, है ना? कोकानिया, कोकेन को ना, नो कोकेन, ठीक है। अब कोकेन को छुड़वाने के लिए आपने संजू मूवी देखी होगी, तो वो क्या करता है किसी भी ड्रग को छुड़वाने के लिए? वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिम बहुत जाता है। तो जिम याद कर लोगे, है ना? इससे तो आप कौन सी याद कर सकते हो? नेक्स्ट रॉक का नाम याद कर सकते हो, जिप्सम। अब उसको किसी ना किसी ट्रेनर की हेल्प चाहिए होगी ये सब करने के लिए, तो वो कॉल करता है, इससे आप याद करोगे कैल्शियम। किसको कॉल करता है? ब्रेसिका को कॉल करता है। और कब तक वो करेगा? अगर वो ये सब नहीं करता तो अंटिल ही डिड ऑल दिस थिंग, वो क्या था? लॉस्ट था इसी ड्रग के अंदर। अंटिल से आप याद कर सकते हो टिल, और टिलाइट एग्जाम्पल याद कर सकते हो, लॉस्ट से आप याद कर सकते हो लॉयस। क्लियर हो गया ये? हमने ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे चेकआउट कर लिए हैं कि कौन कौन से आपके थे, लाइक जिससे हम याद कर सकते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये अगर आपको नहीं समझ आया, एक मिनट फिर से वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा बैक में जाइए और इसको दोबारा से कवर आउट कीजिए। चलिए अब मैं दिखाती हूँ हमने कैसे ये सारे के सारे याद कर लिए। ओके, तो हम पहले मैं उनको मार्क करूंगी जो जो मैंने आपको चूने से याद कराए हैं। चूने से मैंने सबसे पहले आपको याद किया सेडिमेंट्री रॉक चूना था, तो उससे मैंने आपको याद किया था चौक। चौक जैसा ही नाम आता है चर्ट का, ये हमने याद किया था। उसके बाद हमने बोला था कि भाई अगर चूना और चौक एक जैसा सही है, ऐसा ही आपका पोटाश है, राइट? ऐसा ही आपका क्या है? पोटाश के ऐश में। मैंने बोला था रॉक सॉल्ट, सॉल्ट भी एक चूने जैसा होता है, वो भी हमारा कवर हो गया है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? कॉन्ग्लोमेरेट बोला था, क्योंकि वो सारे के सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होके बना रहे थे, ये भी हमारा याद हो गया है।
और इसके अलावा मैंने और क्या-क्या बोला था आपको? चर्ट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है? हाँ, कि भई ये सारे के सारे मटेरियल बहुत लाइट होते हैं, तो इससे हमने याद कर लिया था। हैलाइट भी याद कर लिया था और हमने याद करा था कि डोलो वाली दवाई कोरोना के टाइम पे बहुत ईज़ी से घुल जाती थी, तो डोलोमाइट भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमने लाइट वेट से याद करे थे चॉक, है ना? अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी को। जो हमने याद करी थी। जैसे हमने याद किया था स्टोन से रिलेटेड, तो लाइमस्टोन आपका सैंडस्टोन कवर हो जाते हैं यहाँ से, सिल्टस्टोन आपका कवर हो जाता है और आयरन स्टोन कवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने एक कैटेगरी और याद करी थी कोल की, कोल के साथ आपकी कौन-सी थी? शेल गैस, ये हमने याद कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल्स याद करे थे, किसकी कहानी से याद करे थे? हमने याद करे थे आपकी संजू भैया की कहानी से, जो ड्रग्स बहुत लेते हैं, संजय दत्त वाली कहानी से। तो हमने याद किया था कि से नो टू ड्रग्स, सेडिमेंट से ड्रग याद करा था, है ना? कौन-सी ड्रग को? कोकेन को, तो कोकानिया हो गया, ठीक है? कैसे उसने डू अवे किया? जिम को जॉइन करके, उससे हमने जिप्सम किया था। ये वो उसने कैसे किया? कॉल करके, किसको? ब्रेसिका को, कॉलसाइट एंड ब्रेसिका हो गया, ठीक है? हम ये वाला भी याद कर चुके हैं और हाँ, फिर डाइट को फ़ॉलो किया उसने, उससे हमने क्या बोला? डायोमाइट बोला। अगर वो ये नहीं करता टिल अंटिल ही गेट, तो टिल से टिल्ट याद करा, वो लॉस्ट रहता, तो इससे आप याद कर सकते हो लॉसेस। क्लियर? ये सारे आपको सेडिमेंटरी रॉक्स याद हो गए। मुझे ये सब याद करना डिफ़िकल्ट लगता था, सो आई मेड अ ट्रिक फॉर यू, ताकि आपको ये याद रहे। अगर ये आप कहानी 1-2 बार गो थ्रू कर लोगे ना, तो आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे, कौन सा सेडिमेंटरी रॉक का एग्ज़ाम्पल था, कौन-सा आपका इग्नियस का है या कौन-सा मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। चलिए, अब एट द एंड हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जो आपकी मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज हो जाना किसी की भी प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है? तो चेंज कब होगा? रीक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाना किसी भी मटेरियल, किसी भी रॉक का। वो कब होता है? अगर आपके पास अंडर हाई प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर की कंडीशंस लग जाए, ज़्यादा प्रेशर लग जाए, टेम्परेचर या वॉल्यूम, उस कंडीशन में। अब ये 2-3 तरीके से हो सकता है। ये डायनामिक मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जो कि टाइप है आपके थर्मल मेटामॉर्फिज्म। देखिए 2 तरीके के हैं। एक आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, दूसरा आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल मटेरियल है ना, वही रीऑर्गेनाइज हो जाए, जो रॉक है वो बस रॉक की ब्रेकिंग की वजह से। मतलब इसके अंदर कोई ज़्यादा केमिकल चेंज नहीं होता, बहुत कम केमिकल चेंज होता है, बट रॉक टूट गई। तो मान लो अगर इसके क्रिस्टल्स पहले आपके स्क्वायर शेप के थे, तो रॉक के टूटने की वजह से इसके क्रिस्टल क्या हो गए आपके, मान लो हेक्सागन टाइप के हो गए, है ना? तो हेक्सागन टाइप के हो गए। तो इस तरीके से रॉक के जो क्रिस्टल्स है उसके अंदर चेंज आ गया, उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर चेंज आया, बट कोई ज़्यादा केमिकल चेंज नहीं आया है, ठीक है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म वो होती है जिसके अंदर केमिकल चेंज आ जाए, जिसके अंदर क्या हो, आपकी केमिकल अल्टरेशन हो। ये 2 तरीके के हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल। कॉन्टैक्ट में मतलब रॉक क्या आ जाए, किसी मैग्मा और लावा के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो उससे तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई उस पे लग गया है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म जैसे कि आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अगर प्रेशर इंक्रीज या चेंज हो जाए। अब रॉक्स अरेंज्ड इन द लेयर इज कॉल्ड एज द फॉइलेशन। जो आपकी रॉक्स लेयर्स के अंदर अरेंज होंगे उसको फॉइलेशन या लिनिएशन भी बोलेंगे, ठीक है? जो आपको अल्टरनेट थिक और लाइट कलर के बैंड्स दिखते हैं, उस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? बेंडिंग। ये आपको मेटामॉर्फोसिस के अंदर देखने को मिलती है। चलिए अब लास्ट है आपका कि जो भी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनके भी एग्जांपल्स को एक बार देख लेते हैं। इसके लिए वी हैव नो ट्रिक, बिकॉज़ हमने इग्नियस याद कर ली, हमने सेडिमेंट्री याद कर ली। तो मेटामॉर्फिक जो भी बची वो मेटामॉर्फिक ही है, मोस्टली आपको वो याद हो ही जाएँगी। ठीक है। तो देखो, ग्रेनाइट जो कि आपकी क्या थी, एक इग्नियस रॉक थी, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो ये नीस के अंदर चेंज हो जाती है। कोल जो कि आपकी क्या थी, एक सेडिमेंट्री रॉक थी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, अगर उसके ऊपर हीट होगी तो आपकी एंथ्रासाइट और फिर बाद में ग्रेफाइट के अंदर बदल जाएगी। क्ले और शेल जो कि आपकी अगेन सेडिमेंट्री रॉक थी, अ, आपकी शेल किससे बनी थी? कोल से बनी थी, है ना? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट लगती है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाती है? स्लेट या फिर पाइराइट के अंदर। अब बच्चे जहाँ गलती करते हैं शेल और स्लेट के अंदर, तो शेल से स्लेट बनती है, स्लेट एक मेटामॉर्फिक है, शेल क्या है आपकी? सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना और गलती तो बिल्कुल ही नहीं करके आनी है। लेकिन अगर इसी शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाए तो सिचाइट नाम की एक आपकी रॉक बना देती है। लाइमस्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट लगाओगे तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, सैंडस्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो वो क्वार्ज़ाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इनमें अब कोई भी गलती नहीं करके आनी है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये ग्रेफाइट है, ठीक है? जबकि हमने पहले पढ़ी थी एक रॉक ग्रेनाइट,
जो कि क्या थी, इग्नियस थी। ग्रेफाइट आपकी मेटामॉर्फिक है और ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। यहाँ गलती नहीं करके आनी, एक स्लेट वाले के अंदर गलती नहीं करके आनी, क्वार्जाइट के अंदर गलती नहीं करके आनी, क्वार्जाइट के अंदर, ठीक है। क्वार्ट्ज आपकी इग्नियस है लेकिन क्वार्जाइट आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लियर? तो ये सारी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक थी। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको बोली थी तो मैंने बोला था कि सैंडस्टोन को आप जितनी भी स्टोन नाम की है वो आपकी मोस्टली क्या होंगी, सेडिमेंट्री। बट एक एग्जांपल एक्सेप्शन याद करें ना, सोप स्टोन, ठीक है। तो जो आपका सोप स्टोन नाम की जो एक रॉक है ये आपकी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ना कि सेडिमेंट्री रॉक। चलिए अब हम एट द एंड ऑफ द क्लास हम देखेंगे आपके सारे के सारे हमने क्लास को कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। अब आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू जिसको आप आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कि आपको कितना सेशन समझ में आया है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन द अर्थ कॉन्टिनेंट, आपका पहला सवाल। आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। योर सेकंड क्वेश्चन इज which type of the rocks can be considered as the biological sedimentary rocks, इनमें से कौन सी रॉक बायोलॉजिकली फॉर्म हुई है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन है which of the following is example of sedimentary rocks, इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रॉक्स वंस इग्नियस, की एक टाइम पे पहले वो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री थी और वो मेटामॉर्फ होके क्या हो गई, आप मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर हुआ है और उससे फॉर्मेशन हुई है। तो आपके पास ये चार क्वेश्चंस है जो आप मेरे को आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, और जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना आपको ये लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।